तो भारत की संसद में असली शक्ति आखिर किसके पास है? आज हम लोकसभा की उन्हीं विशेष शक्तियों को समझने की कोशिश करेंगे जो इसे भारतीय लोकतंत्र का केंद्र बनाती हैं। और ये टॉपिक खास तौर पर तब जरूरी हो जाता है जब कोई यूपीएससी की तैयारी कर रहा हो। हमारी आज की पूरी बातचीत का जो आधार है वो ये एक लाइन है, पर इसे सिर्फ एक टाइटल की तरह मत देखिए। असल में ये उस पूरी स्ट्रैटेजी का एक खाका है, एक ब्लूप्रिंट है जो यूपीएससी एस्पिरेंट्स को इंडियन पॉलिटी की गहराई समझने के लिए अपनाना चाहिए। तो चलिए इसे एक एक करके खोलते हैं। आखिर ये एक टॉपिक इतना ज़्यादा ज़रूरी क्यों है? वो इसलिए क्योंकि ये सीधा सीधा जुड़ा है पावर के बैलेंस से, सरकार की जवाबदेही से और गवर्नेंस कितना असरदार होगा इस बात से। और ये सारी चीज़ें यूपीएससी मेंस के लिए बहुत ही ज़्यादा ज़रूरी हैं। यहाँ बात सिर्फ जानने की नहीं बल्कि ये समझने की है कि पावर असल में काम कैसे करती है। तो सबसे पहले चलिए लोकसभा के असल मतलब को समझते हैं। ये सिर्फ पार्लियामेंट का एक हिस्सा नहीं है, बल्कि ये भारतीय लोकतंत्र की धड़कन है, जहां जनता की आवाज सबसे सीधे और सबसे जोर से गूंजती है। जैसा कि यहाँ लिखा है, लोकसभा जनता का सदन है। इसका मतलब ये हुआ कि इसके सदस्य सीधे हम जैसे नागरिकों के जरिए चुने जाते हैं। और ये जो सीधा जनादेश है ना, यही इसे एक अनोखा नैतिक और राजनीतिक अधिकार देता है, जो इसकी विशेष शक्तियों का असली आधार है। अभी जो अंतर है ये बहुत ही महत्वपूर्ण है। देखिए, लोकसभा का हर 5 साल में चुना जाना और भंग हो सकना ये पक्का करता है कि सरकार हमेशा जनता के प्रति जवाबदेह बनी रहे। वहीं दूसरी तरफ राज्यसभा एक परमानेंट बॉडी है और उसके चुनाव अप्रत्यक्ष होते हैं, जिससे राज्यों के हितों की रक्षा होती है। शक्ति का यही तनाव और संतुलन भारतीय संघवाद को असल में परिभाषित करता है। ठीक है, तो अब जब हमने लोकसभा की प्रकृति को समझ लिया है, तो चलिए उन विशेष शक्तियों की पड़ताल करते हैं जो इसे इतना महत्वपूर्ण बनाती हैं। ये सिर्फ शक्तियों का बंटवारा नहीं है, बल्कि लोकतंत्र को असरदार बनाने के लिए एक बहुत ही सोचा समझा संवैधानिक डिजाइन है। तो इसका मतलब क्या है? सीधा सा मतलब यह है कि कुछ मामलों में संविधान बनाने वालों ने जानबूझकर तराजू को एक तरफ झुका दिया। ये एक ऐसा डिजाइन है जो ये पक्का करता है कि कुछ बहुत जरूरी मामलों में जनता की सीधी आवाज को ही आखिरी माना जाए। मिसाल के तौर पर धन विधेयक यानी मनी बिल्स, ये केवल लोकसभा में ही पेश किए जा सकते हैं। क्यों? क्योंकि सरकार के खजाने पर कंट्रोल सीधे तौर पर जनता के चुने हुए प्रतिनिधियों के हाथ में ही होना चाहिए। ये बिना प्रतिनिधित्व के कराधान नहीं वाले ऐतिहासिक सिद्धांत का ही एक मॉडर्न रूप है। ये 4 एरिया हैं: वित्त, सरकार का बनना बिगड़ना, विश्वास मत और आपातकाल। ये भारतीय लोकतंत्र के सबसे अहम स्तंभ हैं। और इन सभी में लोकसभा को प्राथमिकता देना ये पक्का करता है कि देश के सबसे बड़े फैसले सीधे तौर पर जनता की इच्छा से जुड़े हों, किसी और चीज से नहीं। तो एक यूपीएससी उम्मीदवार के तौर पर इस ज्ञान को परीक्षा में सफलता में कैसे बदला जाए? देखिए, प्रीलिम्स और मेंस की मांगें बहुत अलग हैं और अपनी रणनीति को भी उसी के हिसाब से ढालना होगा। इसे ऐसे समझिए, प्रीलिम्स एक स्प्रिंट जैसा है जहां आपको तथ्यों को तेजी से याद करना होता है। आर्टिकल 110 क्या है, अविश्वास प्रस्ताव के लिए कितने सदस्यों की जरूरत होती है। वहीं मेंस एक मैराथन है जहां आपको विश्लेषण करना होता है। धन विधेयक के मामले में लोकसभा को विशेष शक्तियां क्यों दी गई हैं, इसके नतीजे क्या होते हैं। तो ये जो दोहरी रणनीति है ना, ये न केवल परीक्षा पास करने में मदद करेगी बल्कि एक बेहतर प्रशासक भी बनाएगी। एक ऐसा प्रशासक जो कानून के शब्दों को भी समझता है और उसकी आत्मा को भी। तो जब इन सभी टुकड़ों को हम जोड़ते हैं तो हमें क्या मिलता है? ये सिर्फ कोई किताबी ज्ञान नहीं है, ये भारतीय लोकतंत्र के असली ऑपरेटिंग सिस्टम को समझने के बारे में है। असल में लोकसभा की विशेष शक्तियों को समझना भारत के लोकतंत्र की आत्मा को समझने जैसा है। यह देखना है कि करोड़ों लोगों की उम्मीदें और इच्छाएं कैसे कानून और नीति में बदल जाती हैं, जो हमारे देश के भविष्य को आकार देती हैं। ये डिज़ाइन बेशक असरदार है और जवाबदेही भी तय करता है, लेकिन ये एक बहुत महत्वपूर्ण सवाल भी खड़ा करता है और मैं इसी विचार के साथ आपको छोड़ना चाहता हूं। एक लोकतंत्र में संतुलन कहाँ होता है जब एक सदन को जानबूझकर दूसरे से ज्यादा शक्तिशाली बनाया जाता है? इस पर सोचिएगा जरूर, क्योंकि ये सवाल हमारे गणतंत्र के मूल सिद्धांतों की पड़ताल करता है।